अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बैक्टीरियोफ़ाजिस पर गुफ्तगू हो रही है और काफ़ी लेक्चर्स इस पर पहले भी हो चुके हैं, डिस्कशंस हो चुकी हैं। आज थोड़ा सा हम ये बताएंगे कि बैक्टीरियोफ़ाजिस को ही हम इस्तेमाल क्यों करें जबकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स भी मौजूद हैं। एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं एंटी माइक्रोबियल्स के तौर पर, और हम बैक्टीरियोफ़ाजिस को एंटी माइक्रोबियल्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ होती हैं। बैक्टीरियोफ़ाजिस वो वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को तबाह करते हैं। ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं जो कि जिनके अंदर राइबोसोम ख़ुद का नहीं होता, और ये बैक्टीरिया का राइबोसोम इस्तेमाल करके उसका निज़ाम ऑक्यूपाई करके उसकी लाइसिस कर देते हैं ये बैक्टीरियोफ़ाजिस। तो हम बैक्टीरियोफ़ाजिस को ही इस्तेमाल क्यों करें, बाकी एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल क्यों ना करें? तो ये एक सवाल है। तो उसका काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि बैक्टीरियोफ़ाजिस नेचुरल हैं, कुदरत की तरफ से हैं, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, तो इसलिए उनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है और करना चाहिए एज ए थेराप्यूटिक पर्पज़, एज ए ट्रीटमेंट पर्पज़। नंबर एक। नंबर दो, बैक्टीरियोफ़ाजिस दे आर अबंडेंट एंड यूबिक्विटस। बैक्टीरियोफ़ाजिस बहुत वसी वुसअत है इनमें। 10⁻31 फिगर बताया गया है बायोस्फीयर पर या अर्थ पर इनकी तादाद बताई गई है 10⁻31। और स्पीशीज़ तो इसकी कुछ कम है, लेकिन ये उनकी तादाद है जो बताई गई है बैक्टीरियोफ़ाजिस की। अबंडेंट हैं, इसलिए हमें इनकी डाइवर्सिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए और इनको एज ए थेराप्यूटिक पर्पज़ इस्तेमाल करना चाहिए, एज एंटी माइक्रोबियल इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा वसी नहीं है, अबंडेंट नहीं है, नेचुरल नहीं है। और तीसरे नंबर पर जो बैक्टीरियोफ़ाजिस हैं वो नॉन टॉक्सिक हैं, उनमें टॉक्सिसिटी का असर का उनसर नहीं पाया जाता क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल पार्टिकल्स हैं, नेचुरल अजसाम हैं जो कुदरत की तरफ से हैं। ये वायरसेस कुदरत की तरफ से बनाए गए हैं बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, तो ये नॉन टॉक्सिक हैं। इस वजह से भी हमें बैक्टीरियोफ़ाजिस को इस्तेमाल करना चाहिए फॉर थेराप्यूटिक पर्पज़, फॉर ट्रीटमेंट पर्पज़। और इसके अलावा दे आर वेरी स्पेसिफ़िक। बैक्टीरियोफ़ाजिस दे आर वेरी स्पेसिफ़िक। पहले हमने बताया नंबर 1 नेचुरल है, नंबर 2 यूबिक्विटस एंड अबंडेंट है, नंबर 3 नॉन टॉक्सिक है, नंबर 4 दे आर वेरी स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक हैं ये बैक्टीरियोफाजिस। यानी एक बैक्टीरिया अगर एक स्पीशी है बैक्टीरिया की, तो उसके ख़िलाफ़ वही मखसूस बैक्टीरियोफाज होता है जो उस पर असरअंदाज होता है, या वो जो बैक्टीरियोफाज होता है उसी जीनस में मौजूद जो चंद स्पीशीज़ हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है। और एक बैक्टीरियम में 5 से 10 बैक्टीरियोफाजिस मौजूद होते हैं, तो ये इस स्पेसिफ़िक हैं। और जब बैक्टीरिया थोड़ा सा म्यूटेट होता है तो बैक्टीरियोफाजिस भी अपने आप को म्यूटेट कर लेती हैं, तो म्यूटेट कर लेती हैं या मॉडिफाई कर लेती हैं। और जब ये मॉडिफिकेशन हो जाती है बैक्टीरियोफाजिस में भी अकॉर्डिंग टू दी होस्ट मॉडिफिकेशन, तो रेजिस्टेंस डेवलपमेंट नहीं होती। तो ये इनका बड़ा फ़ायदा है। देयर आर वेरी लेस चांसेस, ये अगला पॉइंट है, देयर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ द रेजिस्टेंस डेवलपमेंट अगेंस्ट दीज फाजेस इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्योंकि मॉडिफाई हो जाते हैं, और फिर जब वो मॉडिफाई होते हैं तो फाजेस भी मॉडिफाई हो जाती हैं उसी हिसाब से। और इसके अलावा दीज आर बैक्टीरियोफाजेस जो हैं वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, उनका पैदा करना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, उनको प्रोड्यूस करना, उनका ग्रो करवाना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, उस पर इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता। एंटीबायोटिक्स में ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। और इसके अलावा बैक्टीरियोफाजेस जो होती हैं उनको इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए कि कंप्लीट बैक्टीरियोफाज कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए मेडिसिन पर्पज़,
and a portion of the bacteriophage can be used as a for a treatment purpose. ट्रीटमेंट के लिए उसका एक पोर्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सिड उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके अंदर जो जीनोम है उसको हम यूटिलाइज़ करके उसको आइसोलेट करके उस जीनोम का कुछ हिस्सा तोड़कर उसकी फ्रेगमेंटेशन करके उनको भी मेडिसिन इंडस्ट्री में फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, डायग्नोसिस पर्पस इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उसके जो एंजाइम्स हैं बैक्टीरियोफाजिस के, ख़ास तौर पे जो लाइसिन एंजाइम है, ये एंडोलाइसिन एंजाइम है, बहुत ही अहम एंजाइम है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। एंडोलाइसिन एंजाइम को इस्तेमाल करने का मकसद ही ये है कि इससे रेजिस्टेंस डेवलपमेंट नहीं होती, बैक्टीरियोफाजिस के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती, तो एंडोलाइसिन्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एज ए एंटीबायोटिक्स इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बैक्टीरियोफाजिस जो हैं दे कैन बी यूज्ड एज ए प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स बिफोर द अकरेंस ऑफ द डिजीज़ एज वैक्सीन एज प्रोबायोटिक्स। जैसे प्रोबायोटिक्स और वैक्सीन्स इस्तेमाल होती हैं एज ए प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स बिफोर अकरेंस ऑफ डिजीज़, तो इसी तरह हम इन बैक्टीरियोफाजिस को भी बिफोर द अकरेंस ऑफ डिजीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो है रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो साल्मोनेला की वजह से होता है। फूड बॉर्न पैथोजेंस कुछ होते हैं जो कि रूमिनेंट्स में मौजूद होते हैं, उनकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं फूड बॉर्न पैथोजेंस, मसलन साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, ई कोलाई, और ई कोलाई की ख़ास स्ट्रेन है ई कोलाई O157H7 जिसको कहते हैं। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, ये तीन पैथोजेंस ऐसे हैं जो कि रूमिनेंट्स में उनकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में नॉर्मली मौजूद होते हैं और फीसेस के ज़रिए ये सेक्रीट होते रहते हैं। और जब स्लॉटरिंग की जाती है रूमिनेंट्स की और उनकी मीट प्रोडक्शन की जाती है, तो मीट प्रोडक्शन की जाती है यानी कि स्लॉटरिंग के बाद जब उनका मीट हासिल किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो साल्मोनेला है, ये ई कोलाई है और कंपाइलोबैक्टर है, ये उनके फीसेस से या इंटेस्टाइन्स में जो ये मौजूद होते हैं, ये वहाँ से लग जाए उस मीट को और उस मीट से फिर ट्रांसफ़र हो जाए, मीट कंटेमिनेट हो जाएगा और वो मीट इस्तेमाल करना है ह्यूमंस ने, और वो फिर जब ह्यूमंस उस कंटेमिनेटेड मीट को इस्तेमाल करेंगे तो कंटेमिनेटेड फूड इस्तेमाल करने की वजह से क्या होगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये फूड पॉइजनिंग पैथोजेंस जो होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियोफाजिस को भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किया जा रहा है और कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की स्टिल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा एक और है बैक्टीरिया लिस्टीरिया। लिस्टीरिया भी एक फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया है जो कि फ़ूड को ख़राब करता है और ये ख़ास तौर पर फ़िश में होता है और फ़िश के अंदर ये टॉक्सिसिटी कर देता है और एक ख़ास सीज़न में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लिस्टीरिया की, और जब इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो फ़िश कंटेमिनेट हो जाती है और उस सीज़न में अगर हम उस फ़िश को खाएं और इस्तेमाल करें तो वो क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटी ह्यूमंस में आ जाती है और फूड पॉइजनिंग के असरात आ जाते हैं। तो ख़ास तौर पर बताया गया है कि वो सीज़न जिस सीज़न में मछलियाँ अंडे दे रही होती हैं, उस सीज़न में लिस्टीरिया की तादाद भी कोई इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा होती है और उससे उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और एक और भी मैंने कहीं पढ़ा था कि उस सीज़न में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे फ़िश हासिल कर लेती है ओशन से या सी से या रिवर से कि उसमें जो लिस्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं वो हासिल कर लेती है। और बाज़ औक़ात फ़िश जो है ना मरकरी को हासिल कर लेती है वहाँ रिवर से। मरकरी की तादाद जब रिवर में या ओशन में बढ़ जाए, उस सीज़न में भी फ़िश के अंदर टॉक्सिसिटी मरकरी की वजह से हो सकती है और
इंसान अगर उस फूड को इस्तेमाल करें तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बैक्टीरियोफाजिस पर, बैक्टीरियोफाजिस के इस्तेमाल पर कि ये क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए जबकि एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमने बताया कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, नेचुरल हैं, अबंडेंट हैं, रेजिस्टेंस डेवलपमेंट नहीं होती और इजीली इनको हम प्रोलिफरेट कर सकते हैं। सेल्फ प्रोलिफरेटिव हैं ये, यानी इनकी तादाद सेल्फ प्रोलिफरेटिव है। बैक्टीरियोफाजिस किसी एक बैक्टीरिया पे असर करेंगी, अटैक करेंगी और उसके अंदर रेप्लिकेशन हो के इसकी बहुत सारी कापीज़ बन जाती हैं और बहुत सारी इसकी प्रोजीनी तैयार हो जाती हैं और इस तरह हम ईज़िली इनकी तादाद को बढ़ा सकते हैं। और आगे हमने बताया कि फूड पॉइजनिंग करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, ई कोलाई, ख़ास तौर पे ई कोलाई O157H7 और लिस्टीरिया, ये जो फूड पॉइजनिंग करते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियोफाजिस का इस्तेमाल अगर इन पर करवा दिया जाए तो इनका लोड कम किया जा सकता है। हमने बताया कि रूमिनेंट्स में इनकी तादाद नॉर्मली मौजूद होती है। रूमिनेंट्स में आपको पता है कि ये जो बफलो है, ये काऊ है, शीप हैं और गोट हैं, ये चीज़ें इसमें शामिल हैं रूमिनेंट्स में। और कंपाइलोबैक्टर, साल्मोनेला और ई कोलाई नॉर्मली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद है। तो अगर पहले से ही हम फाजिस का इस्तेमाल कर दें स्लॉटरिंग से पहले, इन रूमिनेंट्स को स्लॉट करने से पहले फाजिस का इस्तेमाल शुरू कर दें। अगर मिसाल लें हम ई कोलाई O157H7 की, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उसी के अगेंस्ट स्पेसिफिक फाज लेनी पड़ेगी और उसको इस्तेमाल करना होगा बिफोर स्लॉटरिंग। और उन्होंने करके देखा है साइंसदानों ने, उन्होंने ये भी देखा है कि अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस यानी इन विट्रो कंडीशंस में अगर ई कोलाई को कंट्रोल करने के लिए फाजिस का इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट आता है और लोड ऑफ ई कोलाई कम हो जाता है। और उन्होंने इन वीवो में देखा है कि इन वीवो कंडीशंस यानी कि लाइव एनिमल्स में इनका इस्तेमाल इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा इन विट्रो कंडीशंस में है। और शीप में भी इसका इस्तेमाल करके देखा है। और दूसरा इसमें अहम पॉइंट यह है कि एक फाज को अगर एक मिनट, अगर एक फाज को एक टाइम पे एक पैथोजन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा रूमिनेंट्स में तो उसका इफ़ेक्ट कुछ कम आएगा उस पैथोजन को कम करने में। लेकिन अगर कॉकटेल की शक्ल में बैक्टीरियोफाजिस को इस्तेमाल किया जाए, कॉकटेल की शक्ल में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोफाजिस ग्रुप फॉर्म में इस्तेमाल की जाए। मसलन 22 बैक्टीरियोफाजिस इकट्ठी इस्तेमाल कर ली जाए, 24 इकट्ठी, 21, 37, 58, 56, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर उन स्ट्रेन्स के हिसाब से, मसलन एक बैक्टीरिया है जीनस में और उस जीनस में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, 25 स्पीशीज़ हैं, 58 स्पीशीज़ हैं, तो उन स्पीशीज़ को सामने रखते हुए उनके ख़िलाफ़ बैक्टीरियोफाजिस को ग्रो करवा के या उनको आइसोलेट करके उन बैक्टीरियोफाजिस को उनका इकट्ठा एक ग्रुप बना लें, उसको कॉकटेल कहते हैं। उस कॉकटेल को अगर इस्तेमाल करवाएं रूमिनेंट्स में, ओरली इस्तेमाल करवाएं, तो जो फीसेस, जब वो उन रूमिनेंट्स के फीसेस आते हैं तो देखा गया है कि उन फीसेस में ये ई कोलाई का जो लोड है वो कम हो जाता है। और ये देखा गया है कि कॉकटेल की शक्ल में 10⁵ कंसंट्रेशन से PFU एक यूनिट है, इस कंसंट्रेशन से अगर इस्तेमाल करवाया जाए कॉकटेल की फॉर्म में तो इसका बड़ा ही बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ओरली इस्तेमाल करवाया जाए तो उसका इफ़ेक्ट भी देखा गया है, काफ़ी पैथोजेनिक लोड कम हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पूरा लोड कम हो जाता है उन पैथोजेंस का। सीकम लेवल पे भी लोड चेक किया गया पैथोजेंस का, रेक्टल लेवल पे चेक किया गया और फीसिस में भी चेक किया गया है। बैक्टीरियोफाजिस इन पैथोजेंस को किल कर देती हैं और उनका लोड कम कर देती हैं। और जब ये इनका लोड कम हो जाएगा तो चांसेस कम हैं कि वो मीट जो हमने उनकी स्लॉटरिंग के बाद हासिल करना है, बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि वो फिर कंटेमिनेट हो।
उनकी मीट की कंटेमिनेशन चांसेस कम हो जाएंगे, और जब वो कंटेमिनेशन चांसेस कम से कम हो जाएंगे तो इंसानों को जो कंटेमिनेटेड फूड की वजह से बीमारियां लगने का ख़तरा है वो कम से कम हो जाएगा। ये बेसिक थीम है असल में बैक्टीरियोफाजिस के ओरली यूज़ का, और इसी तरह इंट्रावीनस भी यूज़ करवाया जा सकता है रूमिनेंट्स में। एक मिसाल दी गई है, वहाँ पे लिखा है जी, मुझे अब याद आ रहा है, CD22 फाज है एक, उसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है, और उसके मुख्तलिफ कम्बिनेशंस, उनको कॉकटेल की फार्म्स में भी इस्तेमाल कराया जा सकता है और सिंगली भी इस्तेमाल कराया जा सकता है, और उसका असर देखा गया है शीप में और बाकी रूमिनेंट्स में, तो उसका बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट आया है कि लोड, पैथोजेनिक लोड कम होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पूरा और फिशेस में, और फिर लेस चांसेस होते हैं कंटेमिनेशन ऑफ मीट के, और लेस चांसेस होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़ के। तो ये है सारा थीम। तो कंक्लूजन ये है कि अभी बहुत सारी रिसर्च करनी चाहिए हमें और साइंसदानों को, और काम कर रहे हैं। बहुत सारे बैक्टीरियोफाजिस को भी आइसोलेट करना बाकी है, इनकी बहुत वसी तादाद है, और इनको हमें बहुत ज़्यादा ग्रो करवाना चाहिए, इनका बैंक बनाना चाहिए, और मुख्तलिफ़ डिजीज़ के ख़िलाफ़, फूड बॉर्न पैथोजेंस के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे, और बाकी डिजीज़ के ख़िलाफ़ इनका इस्तेमाल होना चाहिए। हमने पहले भी बताया था कि मेडिसिन इंडस्ट्री में ये मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए, निमोनिया को ट्रीट करने के लिए, कार्डाइटिस को ट्रीट करने के लिए, नेज़ोफेरेंजाइटिस को, लेरेंजोफेरेंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा बैक्टीरियोफाजिस से जो लाइसिन या एंडोलाइसिन एंजाइम्स हासिल होते हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है टू कंट्रोल सो मैनी डिजीज़। तो इसी तरह फूड बॉर्न पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कोलाई के ख़िलाफ़ हैं फाजिज़ अवेलेबल, साल्मोनेला के ख़िलाफ़ फाजिज़ अवेलेबल हैं, कंपाइलोबैक्टर के ख़िलाफ़ फाजिज़ अवेलेबल हैं। तो ये सारा इस पे काम हो चुका है और मज़ीद आगे काम हो रहा है। तो ये था जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।